क्या नाम है हमारे 11वें अकाउंटिंग प्रिंसिपल का? वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल। ठीक है, बड़ी ही नॉर्मल साधारण सी बात करता है ये, जो आपको समझनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लास्ट प्रिंसिपल है लेकिन लीस्ट नहीं है। तो ये प्रिंसिपल कहता क्या? कहता है भाई देखो, आप बिजनेस के अंदर किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, तो उसका एविडेंस कि वो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुई है, आपकी मन धड़न कहानी नहीं है, ठीक है, वो है ट्रांजेक्शन का एक्चुअल में होना, ठीक है, इज इन गुड फेथ, ठीक है, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। कहता है कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए, बस इस प्रिंसिपल का यही कहना है। और वो जो एविडेंस है वो वेरीफिएबल होना चाहिए, आप उसे वेरीफाई कर पाए। सपोज मैं कह रहा हूं मैंने पेट्रोल डलवाया, तो उसका इसका प्रूफ क्या होगा पेट्रोल डलवाने का? आप मुझे बताओ। अगर आप बाइक में, स्कूटर में, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है, तो उसका प्रूफ क्या होगा कि सच में आपने बिल पेट्रोल डलवाया है? आपके घर वालों ने बिल आपको कहा, आपने घर पे जाके कहा मैंने 500 का पेट्रोल डलवाया है, वो आपसे प्रूफ मांगते हैं, तो आप क्या दिखाएंगे? बिल बिल दिखाओगे, शाबाश। समझ आइए बात? आपने बिजली का बिल भरा है, इसका प्रूफ क्या है? पेमेंट स्लिप है ना, है ना। आपने कोई सर। सामान खरीदा, उसका प्रूफ क्या है? इनवॉइस, उसका बिल। तो कह रहा है बस कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही, याद रहे उसका, उसको वेरीफाई कैसे करा जा सकता है? उसके बिल से, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? कह रहा है एवरी ट्रांजेक्शन, मैं बहुत शॉर्ट में लिखवाता हूं, एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय appropriate evidence, ठीक है, such that bill, invoice और वाउचर एटसेट्रा, ठीक है, उसका आपके पास इन तीनों में से कोई भी प्रूफ होना चाहिए। क्लियर है? तो ये प्रिंसिपल सिर्फ इतनी बात करता है, कहता है कोई भी ट्रांजेक्शन बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे वेरीफाई नहीं करा जा सकता, तो मतलब वो ट्रांजेक्शन गलत है, वो सही तरीके से नहीं करेगी। चाहे आप 10 रुपए की चाय भी कराते हैं तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। याद रहे ये आज की बात नहीं है, आप बिजनेस चलाएंगे, ठीक है, उसमें अकाउंटिंग करेंगे, तो तब की भी बात कर रहा हूं मैं। छोटे से छोटा खर्चा, चाहे वो 5 रुपए का खर्चा है या 10 रुपए का खर्चा है, हमारे देश के अंदर रूल फॉलो नहीं होता, लेकिन हर चीज का बिल लेना मैंडेट है, ठीक है। चाहे वो पेटी एक्सपेंस हो, बहुत स्मॉल एक्सपेंस हो, या वो जितना मर्जी, बड़े के तो मिलते हैं आपको, ठीक है, बिल्स, लेकिन छोटे के हम बिल्स नहीं लेते, तो इसलिए उस पर ट्रस्ट नहीं करा जा सकता। और ये बात पक्की रहे कि अगर आपके पास किसी चीज का बिल नहीं है, प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो वो खर्चा माना ही नहीं जाता। ऐसा लगेगा कि वो आपने अपनी जेब के अंदर पैसा डाल लिया, चोरी करी आपने, ठीक है। तो याद रहे, इस छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन, 100 रुपए की, 200 रुपए का भी हमेशा बिल होना चाहिए, ठीक है। ये आज से ही आप अपने घर वालों को भी बोल देंगे भाई, जो भी बिजनेस मैन है जिनके पेरेंट, उनको बोल देंगे भाई पापा या मम्मी, आपने अपने बिजनेस के अंदर कोई भी खर्चा करना है, आपने बिल अपने पास रखना है, चाहे वो 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो। कई चीजों के बिल नहीं मिलते, सब्जी वाला बिल नहीं देता, तो आप कुछ मत करो, एक मार्केट जाओ, एक 10 रुपए की बुक ले आओ कैश वाउचर की, ठीक है। तो कैश वाउचर पे आप साइन करवा के लिख लो कि भाई ये छोटे छोटे खर्चे कैश वाउचर में रिकॉर्ड करो। समझ आइए आपको ये बात? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हम यहाँ शुरू करें रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमने कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े, और शॉर्ट में हमने समझना है कि वो प्रिंसिपल कहते क्या हैं। पहले मैं दोहराऊंगा, उसके बाद आप दोहराएंगे, ठीक है। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अगर आप नाम मुझे बताना चाहें तो बता सकते हैं। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या था? बिजनेस एंटिटी बिजनेस प्रिंसिपल। एंटिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा, ठीक है। दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट। अभी लिख लेते हैं, अब मैं अकाउंटिंग पीरियड लिख रहा हूं। दूसरा है, तीसरा लिख लेते हैं मनी मेजरमेंट, ओके। और बताइए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हाँ एग्जैक्टली, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। और बताइए। रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट, वेरी गुड, डुअल एस्पेक्ट। अगर आप ये बिना देखे बता रहे, मैचिंग। देख के भी बता सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना देखे बता रहे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैचिंग। हाँ, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल,
full disclosure, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, 8 प्रिंसिपल हो गए। materiality principle, वेरी गुड, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, हाँ जी। और prudence or conservative principle, हाँ, प्रूडेंस, प्रूडेंस प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, हाँ जी। और बताइए, verifiable object वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट principle, प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये 11 काउंटिंग प्रिंसिपल हमने पढ़ ली। वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी हमारे पास प्रूफ है वो वेरीफिएबल होना चाहिए, ठीक है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हाँ जी। तो अब वन बाय वन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। हम समराइज करेंगे वर्बली कि कौन सा काउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, और आपने बहुत अच्छे से, ठीक है, इसको समझना है, ठीक है। जो जो आपको समझ आ जाएगा उसमें हम ऐसा राइट टिक मार देंगे, ओके। अच्छा, सबसे पहला प्रिंसिपल हमने करा था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमारे बिजनेस के अंदर, ठीक है, जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो ऑनर और बिजनेस को, प्रोप्राइटर और बिजनेस को दो अलग अलग लोगों की तरह ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। समझ आई बात? जब इनको yes, आप दो अलग अलग लोगों की तरह ट्रीट करोगे तो बिजनेस मैन ने जो पैसा लगाया है अपने बिजनेस के अंदर, ऑनर ने जो अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, वो भी एक लाइबिलिटी के रूप में आएगी बिजनेस में, और उसको हम एज एन इंटरनल लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो ये कहता है कि क्योंकि बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग लोग हैं, तो इसलिए ऑनर के कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑनर के खर्चे बिजनेस के खर्चों में, बिजनेस के खर्चे नहीं माने जाएंगे, उनको हम ड्रॉइंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। क्या ये बात आपको क्लियर है? तो हम आगे चलें। यस सर। सेकेंड, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये इस सोच के साथ आया कि मेरे बिजनेस की जो लाइफ है वो बहुत लंबी है, ठीक है, मेरा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, तो इसलिए मैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस या अपने बिजनेस के जो खाते हैं उसको ईयरली बेसिस पर बंद करूंगा, ठीक है, कि मैं अपने बिजनेस के जो रिजल्ट्स निकालूंगा वो ईयरली बेसिस पे निकालूंगा, और वो मेरा ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च एवरी ईयर। और हमारा ईयर कब से कब तक रहता है? अप्रैल से मार्च, ठीक है। ये जैन से दिसंबर क्यों नहीं होता? बच्चे पूछते हैं, आपने मुझसे नहीं पूछा तो मैं बता देता हूं। हमारे इनकम टैक्स के जो लॉज हैं, इनकम टैक्स के जो लॉज हैं वो कहते हैं आपसे हम टैक्स जो लेंगे वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का लेंगे, तो इसलिए हम अपने खाते भी अप्रैल से मार्च तक बनाते हैं, जैन से दिसंबर नहीं बनाते। क्या अब आपको मेरी बात समझ आई? जो हमारा yes sir, कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ जो कंपनीज के ऊपर लगता है, वो भी कहता है हम आपके जो खाते चेक करेंगे वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के खाते चेक करेंगे, जैन से दिसंबर के नहीं करेंगे। क्या आपको मेरी ये बात भी समझ आई? यस yes, सर। तो इसलिए हम अकाउंटिंग पीरियड सिलेक्ट करते हैं अपना, हर साल के एंड पे अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, मतलब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, साल के एंड पर। उसके बाद आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये कहता है कि हम अपने बिजनेस की केवल और केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन, उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनकी मनी वैल्यू है, मतलब हम सिर्फ मॉनिटरी एस्पेक्ट, ठीक है, मॉनिटरी एस्पेक्ट, मॉनिटरी मनी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, किसी भी तरह की क्वांटिटी और क्वालिटी को हम रिकॉर्ड नहीं करते। हालांकि अगर आप एक्चुअल अकाउंट्स में देखें तो उनका काम होता है क्वांटिटी और क्वालिटी को भी रिकॉर्ड करना, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अगर उनकी मनी वैल्यू नहीं है तो वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट बन नहीं सकती, तो उनकी मनी वैल्यू होना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है आपको ये बात? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिकॉर्ड नहीं करे जा सकते, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड नहीं करी, किस क्वालिटी का स्टॉक है ये रिकॉर्ड नहीं करा जा सकता, ठीक है। ये हमारी लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग भी है, समझ आई बात? ये हमारी लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग भी है कि हम क्वांटिटी और क्वालिटी को इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। ये क्लियर है मनी मेजरमेंट? yes sir, कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि क्योंकि मार्केट प्राइस ऑफ एसेट बहुत फ्लक्चुएट होते हैं और हमारा जो पर्पस है किसी भी एसेट को खरीदने का वो बेचना नहीं होता, हम कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट खरीदते हैं वो बिजनेस के लिए खरीदते हैं, उसे बेचने के लिए नहीं खरीदते। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बाइक लिया, गाड़ी ली, क्या आप उसे बेचने के लिए लेते हैं या बिजनेस में यूज करने के लिए लेंगे?
बिजनेस में यूज करने के लिए लेंगे, तो इसलिए उसको हम सेल नहीं करना चाहते, तो मार्केट प्राइस हमारे लिए वहीं पर इरेलीवेंट हो जाता है। और अगर हम मार्केट प्राइस को रेलिवेंट बोले भी तो मार्केट प्राइस जो होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ता भी है और कम भी होता है, देयर इज नो फिक्स प्राइस, तो इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। हम हमेशा कॉस्ट को कंसीडर करते हैं और उस कॉस्ट को हम बोलते हैं कौन सी कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, किसी भी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है, जब हम उस एसेट को खरीदते हैं तब से लेकर जब तक हम उसे पहली बार यूज ना कर लें, जब तक हम उसे यूज करना शुरू ना कर दें, वहां तक के सारे खर्चे ओरिजिनल कॉस्ट में आते हैं। मैंने गाड़ी ली 10 लाख की, ओरिजिनल कॉस्ट। मैंने उसका इंश्योरेंस कराया उस समय, ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अब एक बात बताओ, मैंने अगले साल उसका इंश्योरेंस दोबारा कराया, वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में नहीं आएगा, वो नॉर्मल खर्चा है, क्योंकि वो उस टाइम पे मैं एसेट ऑलरेडी यूज कर रहा था। ठीक है, एसेट को यूज करने से पहले के खर्चे कोई कॉस्ट का पार्ट होते हैं, फर्स्ट टाइम यूज। उसके बाद जो बार बार, जैसे गाड़ी को बीच में रिपेयर कराना पड़ता है, सर्विस करानी पड़ती है, वो एसेट की कॉस्ट में नहीं आएंगे, वो हमारा खर्चा है, वो नॉर्मल खर्चा है, वो एसेट नहीं है। समझ आई बात? जब बिल्डिंग बन रही है, एक एक नया फ्लोर बनता जा रहा है, तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होता जा रहा है। लेकिन जब बिल्डिंग बन चुकी है, उसमें लोग रह रहे हैं या हम उसमें कोई काम कर रहे हैं, उसके बाद हम उसमें पेंट करवाते हैं, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में एसेट को नहीं बढ़ाएगा, वो नॉर्मल खर्चा है। क्लियर है बात? समझ आई बात? ठीक है, बिल्डिंग बनाते टाइम हमने बिजली की फिटिंग कराई, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में आ जाएगा। अब वो फिटिंग बिल्डिंग बनने के बाद दोबारा कराई, लोग यूज करना स्टार्ट कर दिया बिल्डिंग को, वो दोबारा 1 साल बाद 2 साल बाद खराब हो गई, दोबारा फिटिंग चेंज कराई, तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वो नॉर्मल खर्चा है, क्योंकि हम एसेट को यूज करना शुरू कर चुके थे, वो मेंटेनेंस एक्सपेंस है। क्लियर है? बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट लगवाई, लिफ्ट का खर्चा एसेट का पार्ट है। अब लिफ्ट खराब हो गई, उसे ठीक कराया, वो एसेट की कॉस्ट में नहीं आएगा। क्लियर है बात? यस सर। रिवेन्यू रिकॉग्निशन, आगे चल रहे हैं हम। अच्छा, एक और बात थी कॉस्ट कंसेप्ट में, डेप्रिसिएशन लगाना नहीं भूलना। एसेट की कॉस्ट हम मानते हैं, एसेट को जैसे जैसे हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू कम होती रहती है, इसलिए कॉस्ट को हम धीरे धीरे डेप्रिशिएट करते रहते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे जितना हमने उसे यूज कर लिया। अब आते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन। ये क्या कहता है? ये कहता है अर्निंग देखो, अर्नड वैल्यू देखो, आपने कितना कमा लिया, रिसीट मत देखो, पैसा आया है नहीं आया वो नहीं देखना। कहता है जब हम रेवेन्यू को अर्न कर लेते हैं, कमा लेते हैं, उसे उस दिन रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी दुकान पे ग्राहक आता है, मुझे 1 लाख रुपए एडवांस दे देता है, ठीक है, तो क्या वो मेरा रेवेन्यू हुआ? आंसर इज नो, वो मेरा रेवेन्यू नहीं हुआ, वो मेरे लिए रिसीट ऑफ मनी है बट रेवेन्यू नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं उसके घर पर माल डिलीवर कर देता हूं, उसके नाम पे बिल काट देता हूं कि हाँ भाई मैंने इसे बेच दिया है, उस दिन मेरा रेवेन्यू माना जाएगा, उस दिन मेरी कमाई में आ जाएगा। क्लियर है ये बात? चलें आगे। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज, आपको रिवर्ट करना पड़ेगा, अगर आप रिवर्ट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे दिक्कत रहेगी। ठीक है? यस। हाँ जी, डुअल एस्पेक्ट, इसने बहुत अच्छी बात कही, कहता है डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहते हैं, क्योंकि हम क्या फॉलो करते हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। और ये क्या कहता है? हर ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट्स हैं, एक डेबिट पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, एक प्रभाव डेबिट पे और एक प्रभाव क्रेडिट पे, और दोनों साइड्स हमेशा इक्वल रहने वाली हैं, आप कुछ भी कर लो। क्लियर है? इससे ज्यादा इसने कुछ नहीं कहा। चले हम आगे। यस सर। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है क्योंकि आप करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, आप पूरे साल का, जो अभी साल आपका चल रहा था, खत्म हुआ है, उसका जब भी आप प्रॉफिट निकालेंगे तो आप रेवेन्यू जो है करंट ईयर का लेंगे और उसमें से खर्चे भी कौन से माइनस करेंगे? करंट ईयर के, तभी आपको पता चलेगा इस साल प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। तो सारी चीजें मैच्ड होनी चाहिए, करंट ईयर की ही होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? चले हम आगे। यस सर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है सारी इंफॉर्मेशन जिसका प्रभाव किसी भी तरह के व्यक्ति पर जो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है उस पर पड़ता है,
उसके इंटरेस्ट पे पड़ता है, उसके हमारे बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है, वो आपको बतानी जरूरी है। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर, आपको हर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है जो इंपॉर्टेंट है। नो इंपॉर्टेंट जो लेस इंपॉर्टेंट है आप उसको डिस्क्लोज ना भी करें तो चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, यस सर। उसके बाद मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ये क्या कहता है? ये मटेरियलिटी से ज्यादा इमटेरियलिटी पे फोकस करता है। मटेरियलिटी तो डिस्क्लोजर भी बोलता है कि भाई हर मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो, लेकिन ये क्या कहता है, अगर कोई चीज नॉन मटेरियल है या इमटेरियल है आप उसे इग्नोर कर सकते हो। अब वो इमटेरियल है या नहीं है वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। किसी बिजनेस के लिए 1000 रुपए का जो अमाउंट है, अगर वो मैच नहीं कर रहा, 1000 रुपए का कोई डिफरेंस आ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा 1000 रुपए कहाँ गए, वो स्मॉल भी हो सकता है, लेकिन अगर नया नया बिजनेस है तो वो बिग भी हो सकता है। तो पहले आप देखो 1000 रुपए का जो छोटा सा अमाउंट है वो स्मॉल है या बिग है। ठीक है, अगर वो आपके लिए बिग है तो आपको वो ढंग से उसको ढूंढना है, अगर वो स्मॉल है तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो। ओके, क्लियर है? अगर हम कहें 100.53 रुपीज, तो इसके अंदर 0.53 की कोई वैल्यू नहीं है, ज्यादा वैल्यू नहीं है, है ना? तो आप इसको 101 भी लिख दे या 100 भी लिख दे तो चलेगा, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं 100.53 मिलियन है तो यहां पर 0.53 की वैल्यू आ गई। समझ आ गई बात? 100.53 के अंदर 0.53 इमटेरियल है, लेकिन 100.53 मिलियन के अंदर ये क्या है? मटेरियल है। समझ आ गई बात? तो आपने मटेरियल यस नॉन सर। मटेरियल चीजों को आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे ये चीजें हो गई, लेकिन अगर कोई मटेरियल चीजें आपने उसको इग्नोर नहीं करना है। चले हम आगे। यस सर। आई होप पहले से ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। यस सर। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। ये नोटबुक जो है आप स्क्रॉल करके देखा करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कितना सारा लिखते हैं हम लोग अकाउंट्स की क्लास में। बहुत रेयर लिखते हैं बच्चे, इतने सारे नोट्स नहीं होते उनके। आप मैच करोगे अपने फ्रेंड्स वगैरह से, वो कहेंगे अरे भाई तुम बहुत ज्यादा नोटिंग है तुम्हारी, इतना नहीं लिखवाते, बुक्स में से पढ़ाते हैं या अपने नोट्स देते हैं। प्रूडेंस प्रिंसिपल हमने अभी समझा था। प्रूडेंस होता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉस होगा या लायबिलिटी आ सकती है या कोई खर्चा आ सकता है ना, उसके लिए हम तैयार होते हैं। तो प्रूडेंस से क्या आता है? पी से प्रोविजन, है ना? और कंजर्वेटिज्म से क्या आता है? रिजर्व्स। प्रूडेंस बात करता है अगर आपको फ्यूचर में कोई भी लॉस एक्सपेक्टेड है, कोई खर्चा दिख रहा है फ्यूचर में, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या लग रहा है कोई नुकसान हो सकता है, आप उसे रिकॉर्ड अभी कर लें, उसके लिए तैयार अभी हो जाए। जब उसे आप एंटिसिपेट कर लें, जब उसका आप अनुमान लगा लें कि ये भाई होने वाला है। जैसे पता है कल बारिश आने वाली, तो आज ही तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मम्मी क्या करेगी, बेटा फटाफट जा छत पे जा, कपड़े उतार ला, बारिश आने वाली है ना? या कल का वेट करेंगी कि बारिश आएगी तो कपड़े उतारेंगे छत पर से? ऐसा तो नहीं होता ना। तो प्रोविजन क्या होता है? एक्सपेक्टेड चीजों का जिनका पहले से पता चल जाए, उनके लिए हम प्रोविजन पहले ही बना लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। रिजर्व्स क्या होता है? रिजर्व्स होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग रखें, सेविंग्स करें, पैसा जो है प्रॉफिट से रखकर अलग से जोड़े। ठीक है, तो इसके लिए हमारी सोच क्या होती है? शायद फ्यूचर में कुछ ऐसा ना हो जाए जहां हमें पैसों की जरूरत पड़े। इन दैट केस आपने देखा होगा घर वालों ने चोरी छुपे पैसे जोड़े होते हैं, काला धन जोड़ा होता है ना? घर पे भी आपके काला धन कोई ना कोई जोड़ रहा होता है, मम्मी भी जोड़ रही होती है, गुल्लक में पैसा डाल रही होती है। तो सारे रिजर्व्स इकट्ठे हो रहे हैं ताकि आपको कभी भी जरूरत पड़े तो लो, आपके पास इतना अमाउंट जो हो वो पड़ा हो। ठीक है, तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग करता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? तो हम 11th और लास्ट प्रिंसिपल पे चले आगे, जो अभी अभी करें। यस सर। हाँ जी। अब वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, ऑब्जेक्ट मींस कोई भी आइटम, वो वेरीफिएबल होनी चाहिए। वेरीफिएबल मतलब चेकेबल, उसको चेक करा जा सके। तो कह रहे ट्रांजेक्शन्स जो है, जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन है सारी सपोर्टेड होनी चाहिए। सपोर्टेड, किससे सपोर्ट मिलना चाहिए उसको? डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, उसके बिल्स होने चाहिए, प्रॉपर वाउचर होना चाहिए, हर ट्रांजेक्शन का प्रूफ होना चाहिए। बस ये प्रिंसिपल यही कहता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, इन्होंने आपको क्या सिखाया? इन्होंने आपको बहुत बहुत बेसिक बातें सिखाई। ये कहते हैं कि भाई साहब अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो ये 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कुछ अभी हमारी एजम्पशंस है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो डीप में बात करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन की, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? उसूल। ये उसूल नहीं छोड़ने कभी।
अगर आपने ये उसूल फॉलो करे हो तो हो सकता है आपको अगर रूल्स एंड रेगुलेशन की, बड़े बिजनेस की ज्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन अगर आपको ये बेसिक प्रिंसिपल्स की नॉलेज है तो आपकी अकाउंटिंग गलत नहीं होगी, आपको अकाउंटिंग ठीक से करनी आती होगी, है ना? समझ आ रही है आपको मेरी बात? यस सर। यस सर। आपको अकाउंटिंग अच्छे से करनी आती होगी तो आप थोड़ी बहुत गलती करते चल जाएगा, क्या पता आपको बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है बेसिक चीजों का अगर ना पता हो तो क्या होगा। सपोज किसी बच्चे को अगर वो 12th क्लास में आ जाए और उसे 2 का टेबल ना आता हो तो आप क्या करोगे? बोलोगे ना वो गधा है? बोलोगे नहीं बोलोगे? बताइए फटाफट। बोलेंगे। हाँ, 18-19 का ना आता है फिर भी चलता है, लेकिन अगर 2 का टेबल नहीं आता तो क्या होगा? हम बोलेंगे भाई ये गधा आदमी है ना? तो इसलिए डिफिकल्ट चीजें ना आए चल जाता है, लेकिन अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं आते तो इन दैट केस आप वर्क नहीं कर पाओगे ढंग से। तो ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से आने चाहिए, और इसी के साथ हमारी अकाउंट्स की क्लास जो है ना सिर्फ रिवीजन तक की थी, ठीक है? आज हमने 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है यहाँ पर, आई रिपीट, आपसे पूछा जाए कि भाई बेटा ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बात कहता है, तो आपने फटाफट बताना है कि भाई ये वाला प्रिंसिपल ये बात कहता है। कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि भाई हमारे अकाउंट्स क्लोज होने चाहिए हर साल, अकाउंटिंग पीरियड कहता है जी। कौन सा प्रिंसिपल कहता है एक्सपेक्टेड लॉसेस को के लिए प्रोविजन बनाओ? प्रोविजन वर्ड कहां से आया? प्रूडेंस से आया जी। ये बातें आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, है ना? तभी हमने पूरे 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल को रिवाइज करा है, सो दैट ईच एंड एवरी, ठीक है, क्वेश्चन शुड बी क्लियर, आप उसका बहुत अच्छे से और बहुत मजेदार तरीके से उसका आंसर दे पाए। और अगर आप नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की और जरूरत है, थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, एंड आई विल बी देयर, ठीक है? मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर कोई भी डाउट होता है आप सारा रिवाइज कर लो, सबका टेस्ट होने वाला है, तो फिर हम मिलते हैं, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। ओके?